नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। अभी हमारे फोर्स का एक छोटा सा चैप्टर रह चुका है इसमें, तो हम इसको कंप्लीट करवाते हैं। तो ये हमारा अंतिम वीडियो होगा। इससे जस्ट पहले वाला हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा और एक छोटा सा चैप्टर ये रह गया था, तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट करवाना चाहिए, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, ताकि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसको आप समझना। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, सबसे पहली बात हमको क्या ध्यान रखना है, ये बल कब लगेगा, तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखना, वृत्तीय गति करेगी या कौन सी गति करेगी, सर्कुलर मोशन। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगी तभी हम इसी बल की बात करेंगे। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की बात हम कब करेंगे, जब कोई वस्तु या जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। अब देखो, ये व्यक्ति है, इसने एक पत्थर को बांध रखा है यहाँ पर, और पत्थर को यहाँ पर क्या करवा रहा है, ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है। इसमें होगा क्या, समझना एक बार। अंदर की ओर लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, अंदर की ओर लगेगा सेंट्रीपेटल फोर्सेस, या इसको बोल सकते हैं अभिकेंद्रीय बल। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो अंदर की ओर हमेशा कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर कौन सा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज या अपकेंद्रीय बल। तो पहली बात क्या ध्यान रखना, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो अंदर की ओर, केंद्र की ओर, अंदर की ओर मतलब ये देखो, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। तो केंद्र की ओर बल लगने वाला विकेंद्रीय, और केंद्र से बाहर लगने वाला अपकेंद्रीय। अब इस वस्तु की अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका वेग की दिशा। आप ये बोल सकते हो वेग की दिशा। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। विस्थापन की दिशा भी बोल सकते हो या वेग की दिशा भी बोल सकते हो। वेग की दिशा या यहाँ बोल सकते हो विस्थापन की दिशा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, विस्थापन की दिशा, डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये रखना। अब अगर मैं बोलूँ त्वरण किधर लगेगा, तो त्वरण अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि बल जिधर फोर्सेस लगता है उधर ही त्वरण लगता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उस पर क्या क्या लग रहा है, अंदर की ओर, या मैं ये बोल सकता हूँ केंद्र की ओर लगेगा अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपेटल फोर्सेस, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। और केंद्र से बाहर लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर, इसको हम बोल देंगे अपकेंद्रीय बल। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो देखो, हमने पढ़ा था बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हमने पढ़ा था गति के द्वितीय नियम में। मैंने अभी अभिकेंद्रीय बल की बात कर रहा हूं। तो द्रव्यमान हो गया m, मान लिया कि इस वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल m। त्वरण क्या लग रहा है, अंदर की ओर। और ध्यान रखना, त्वरण का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर, स्मॉल v है ना, ये v स्क्वायर बाई आर। आर क्या है, ये रेडियस, देखो इतनी यहां से लेके यहां तक। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। मान लो कि ये कोई वृत्तीय गति कर रहा है कोई, तो इस वृत्तीय गति में यहाँ से ये इसका सेंटर हो गया, और ये इसकी हो गई आर। ये कोई हो गई वस्तु, बाहर की ओर लगेगा अपकेंद्रीय, अंदर की ओर लगेगा अभिकेंद्रीय, और ये होगी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये ऐसे गति कर रहा है ये। ठीक है, तो आर क्या हो गई, रेडियस हो गई, है ना, आर क्या हो गई, रेडियस या त्रिज्या हो गई। जिस वृत्त पे ये, जिस वृत्तीय पथ पे ये गति कर रहा है वस्तु, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो गई आर, वेलोसिटी हो गई, वस्तु का वेग हो गया v, क्या हो गया, वस्तु का वेग। ठीक है बच्चों, वस्तु का वेग। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया अभिकेंद्रीय बल का, हमारे पास अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आ गया है F बराबर mv स्क्वायर बाई आर। अगर आपको बोले कि अपकेंद्रीय बल क्या होगा, तो बच्चों ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल हमेशा समान होता है।
इसका मतलब ये बात ध्यान रखना आप कि जितना ये अभिकेंद्रीय बल है वही अपकेंद्रीय बल। तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पर, अभिकेंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल, दोनों समान होते हैं तभी तो ये वस्तु अंदर, देखो अगर समान नहीं होती या तो वस्तु अंदर आती या बाहर चली जाती, ये समान है तभी तो ये वस्तु इसी पथ पे घूम रही है। तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों का फॉर्मूला क्या है जो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, अगर आपको बोले कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखो, द्रव्यमान तो हो गया m और त्वरण क्या हो गया, त्वरण हो गया v²/r। ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा, इस पूरे एनालिसिस में देखना कि फोर्स बराबर क्या हो गया, अभिकेंद्रीय फोर्स mv²/r। इसका मतलब क्या हुआ इसको समझना। अगर मैं रेडियस बढ़ा देता हूं, जैसे ये कोई वस्तु है और मैं यहाँ पर ऐसे चक्कर लगा रहा हूं, ये कोई वस्तु हो गई। ठीक है, अब मान लो कि मैंने इसका राउंड बढ़ा दिया, मतलब रस्सी की मतलब रेडियस बढ़ा दी मैंने, अब मैंने ये कर दिया, तो क्या होगा समझना एक बार इसको। जब मैंने पहले मेरी त्रिज्या थी ये, अब मेरी त्रिज्या हो गई ये, अगर मैंने रेडियस बढ़ा दी, रेडियस बढ़ाने पर ये मतलब r1 हो गई, ये r2 हो गई। त्रिज्या बढ़ाने पर अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो एक बार, F प्रोपोर्शनल, अगर m और v² को अगर कांस्टेंट माने तो 1/r। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर r बढ़ाया तो F क्या हो गया, कम हो गया, और r अगर घटा देते हैं तो F बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा एनालिसिस देखो, इसमें दूसरा एनालिसिस आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये तो आपको पता लग गया कि अगर अपन रेडियस बढ़ा देंगे तो बताओ वस्तु, ये मान लो कि वस्तु तो एक ही है, r1 में ज्यादा फोर्स लगेगा या r2 में, तो ध्यान रखना r2 में फोर्सेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्सेस कम हो जाएगा और यहाँ पे फोर्सेस ज्यादा रहेगा। अब दूसरा है हमारा v², हमको पता है F प्रोपोर्शनल v², देखो फॉर्मूले में देखो एक बार आप इसमें, इसका मतलब क्या हो गया, अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फोर्सेस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा इसको क्वेश्चंस को देखना। अगर मान लो कि वेलोसिटी को मैंने 2 गुना कर दिया तो फोर्सेस कितना हो जाएगा, 4 गुना फोर्सेस हो जाएगा। अगर मैंने 3 गुना कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुना। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना, क्योंकि फोर्सेज है यहाँ पे, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर रेट से फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये आप 4 गुना कर देते हो वेलोसिटी को तो फोर्सेस 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ आएगा, यदि, इसमें आएगा यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, यदि वेग को 2 गुना कर देते हैं तो, 2 गुना कर देते हैं तो बल कौन सा लगेगा, आपको पता ही है, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो बल कितने गुणा तथा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने गुणा तथा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे बढ़ जाने की बात हो रही है, बढ़ जाएगा। तो देखो पहले हमारा क्या था, ए प्रोपोर्शनल v², ये हमको पता है। तो देखो एक बार यहाँ पर क्या होगा, अच्छा देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया, तो v की जगह 2v लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4v²। पहले क्या था फोर्स v², अब कितना हो गया 4v²। तो बच्चों कितना बढ़ गया, 3v²। इसका मतलब 3 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो आप ध्यान रखना 3 गुना
बढ़ गया। इस तरह से हमको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो कैसे प्रतिशत कैसे अपन कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ गया, 3v² बढ़ गया। किससे बढ़ गया, v² से बढ़ गया इंटू 100। देखो प्रतिशत निकालने का सिंपल तरीका क्या है, कितना बढ़ा बटा किससे बढ़ा, कितना बढ़ा 3v², किससे बढ़ा v² से, इसी से तो बढ़ा ये। तो इस अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300%, 300% क्या हो गया, बढ़ गया। 3 गुना बोल दो या 300% बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इधर देखो, कोई सैटेलाइट है और सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय गति कर रहा है। तो सैटेलाइट के बाहर की ओर कौन सा बल लगेगा, देखो अंदर की ओर लगेगा अभिकेंद्रीय बल, अंदर की ओर लगता है हमेशा अभिकेंद्रीय बल। तो ये तो हो गया अभिकेंद्रीय बल अंदर की, जो रेड लाइन आपको बता रहा है। बाहर की ओर कौन सा लगेगा, अपकेंद्रीय। हमेशा ध्यान रखना, खाली अभिकेंद्रीय नहीं लग सकता, बाहर की ओर लगेगा अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल और ये सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, केवल अकेला अभिकेंद्रीय बल कभी नहीं लगेगा, आप हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, मान लो कि इसका द्रव्यमान है m1, इस सैटेलाइट का द्रव्यमान है m1, पृथ्वी का द्रव्यमान है m2 मान लिया अपन ने। हमको पता है कि दो द्रव्यमानों के मध्य कौन सा फोर्स लगता है, तो दो द्रव्यमानों के मध्य हमेशा कौन सा लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो जाएगा, देखो अभिकेंद्रीय बल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण। तो ध्यान रखना, दो द्रव्यमानों के मध्य जो फोर्स लगता है उसको हमने पढ़ा था कि G m1 m2 r²। m1 पहले मास का पहले जो वस्तु का मास दूसरे वस्तु का मास अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसी को हमने क्या बोल दिया, गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पे गुरुत्वीय बल बोल दिया अपन, गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि अभिकेंद्रीय बल, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय बल का। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल क्या हो गया, गुरुत्वीय बल। हो सकता है कि अभिकेंद्रीय बल कुछ और भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ये पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई व्यक्ति है, वो किसी पत्थर को बांध रखा है किसी रस्सी से, और ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है वृत्तीय पाथ में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने बोला कि अंदर की ओर कौन सा बल लगेगा, अंदर की ओर लगेगा अभिकेंद्रीय बल और बाहर की ओर लगेगा अपकेंद्रीय। तो अभी अपन अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन सिर्फ अंदर की बात कर रहे हैं, तो केंद्र की ओर लगेगा अभिकेंद्रीय बल। अब हम बोलते हैं कि यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल कैसे प्राप्त होगा। देखो ये क्या है, पत्थर है, ये क्या है, रस्सी है। जब आप पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाते हो तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव बल। इसका मतलब यहाँ पर इस वाली कंडीशन में अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तनाव बल के बराबर, तनाव बल। देखो बदलता रहेगा, यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो गया, इस वाले देखो पहले एग्जाम्पल में गुरुत्वीय बल के बराबर, दूसरे एग्जाम्पल में अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो गया, ये तनाव बल है, तनाव बल के बराबर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर हर बार ये अभिकेंद्रीय बल बदलता रहेगा। अभिकेंद्रीय बल मतलब यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल तो लगेगा ही लगेगा। अब हो सकता है कि वहां पर अलग अलग कंडीशन में, जैसे यहाँ पर क्या हो गया गुरुत्वीय बल, यहाँ पे क्या हो गया तनाव बल, यहाँ पे तनाव बल ही अभिकेंद्रीय बल है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ताकि और ज्यादा इसमें कंसेप्ट क्लियर हो आपके। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये कोई परमाणु है, और परमाणु में हमको पता है कि कोई ये नाभिक हो गया, और नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है मतलब अंदर की ओर कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। आपको ये तो ध्यान रखना है, अगर कोई वृत्तीय गति करेगा तो अभिकेंद्रीय बल तो आएगा ही आएगा।
अभिकेंद्रीय बल। बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल। अब मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। जब दो चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? दो चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों के मध्य फोर्स लगता है। मैंने कल ही बताया था आपको एग्जाम्पल में, इसमें इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत आवेश बल। स्थिर विद्युत आवेश बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इन दोनों के मध्य फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स होगा स्थिर विद्युत आवेश बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो गया? यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल हो गया वो इसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, स्थिर विद्युत आवेश बल के बराबर, स्थिर विद्युत आवेश बल के बराबर, आवेश बल के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना अभिकेंद्रीय बल, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है तो इस पे लगने वाला अभिकेंद्रीय बल किस बल से प्राप्त होगा? स्थिर विद्युत आवेश बल। यदि कोई व्यक्ति पत्थर को रस्से से बांध के घुमा रहा है तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होगा? तनाव बल से। यदि कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होगा? वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखो अभिकेंद्रीय बल अलग अलग से प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से, यहाँ पे तनाव बल से, और यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई कार है, वो एक बहुत ही शार्प मोड है, या आप ये जो बोल सकते हो कि ये गति कर रही है, ये वृत्तीय गति। आपने देखा होगा मौत का कुआं, मौत के कुएं में क्या होता है? कोई कार है या बाइक है, वो वृत्तीय गति करती है, बिल्कुल गोल गोल घूमती है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अंदर की ओर लग गया अभिकेंद्रीय बल, बाहर की ओर लग गया ये अपकेंद्रीय बल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, आपने मौत का कुआं देखा होगा, वहां पर भी ये कंसेप्ट काम आता है। जब आपने देखा होगा कि ऊपर से जैसे ये कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल या कार जा रही है तो वो नीचे क्यों नहीं गिरती, क्यों नहीं? इसका मतलब ये अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर लग रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब ये अपकेंद्रीय बल कैसे प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखना, ये घर्षण बल लग रहा है, टायर में घर्षण बल लग रहा होगा अंदर, तो ध्यान रखना अंदर क्या लग रहा है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब यदि कोई कार है वो वृत्तीय गति कर रही है, बहुत ही ज्यादा ऐसा मोड़ आ गया, मान लो ऐसा मोड़ आ गया, बिल्कुल एकदम सर्कुलर मोड आ गया, और यहाँ पर कोई मान लो कि कोई कार जा रही है, आप ये मान लो, ठीक है, ये कोई कार जा रही है और ऐसे गति कर रही है, ठीक है, तो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स लग रहा है? अभिकेंद्रीय फोर्स। इसमें अभिकेंद्रीय फोर्स लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, और वो किस से प्राप्त होगा? ध्यान रखना, वो इसे टायर और सड़क के बीच में घर्षण होगा, तो ध्यान रखना वो किस से प्राप्त होगा? घर्षण बल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, फ्रिक्शन से, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिकेंद्रीय बल से रिलेटेड हमने खूब एग्जांपल देख लिए यहाँ पर। हमने कार का एग्जांपल देखा, इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देखा, हमने पत्थर का एग्जांपल देखा, रस्सी का, उसके बाद में हमने ग्रह का एग्जांपल देखा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा है कि अभिकेंद्रीय बल किस किस से प्राप्त होता है, या हमने इसका फॉर्मूला देखा, और फॉर्मूले में हमने देखा कि रेडियस बढ़ाने से क्या होता है। चलो उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये होता क्या है। अब हम एग्जाम्पल में कुछ और बात करते हैं यहाँ पर। अभी हमने अभिकेंद्रीय बल तो देख लिया, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपकेंद्रीय बल की। अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, फोर्स। बच्चों ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल एक स्यूडो फोर्सेस है। क्या है? एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स का मतलब हो गया एक छद्म बल है। छद्म बल, छद्म बल क्या होता है इसका मतलब समझने के बाद, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं कोई पत्थर है उसको रस्सी से बांध के घुमा, मैंने ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दिया। मान लो कि मेरे पास कोई एक पत्थर है और पत्थर को मैं ऐसे रस्सी से बांध के घुमा रहा हूँ, ये रस्सी ऐसे मैं घुमा रहा हूँ,
हुआ क्या, अंदर की ओर तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, पत्थर घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये पत्थर अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लगेगा तो पत्थर अंदर गिर जाना चाहिए। आप सोचो ना, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि ये कोई सैटेलाइट है, मान लिया एक बार, ये क्या है, एक ये है ना पृथ्वी है, ये पृथ्वी है मान लो एग्जाम्पल के लिए, और ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, अभी अगर केवल अभिकेंद्रीय बल लगता तो ये सैटेलाइट पृथ्वी के अंदर गिर जाना चाहिए, पृथ्वी में गिर जाना चाहिए। ये क्यों नहीं गिरता, तो हमने देखा कि कोई ना कोई तो फोर्सेज है, कोई एक फोर्सेज है जो इसके अपोजिट लग रहा है, तभी तो स्थिर रहेगा। जब हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे मान लो कि ये कोई, अगर मान लो कि यहाँ से कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो बताओ ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा ऑब्वियसली। अगर इसी को कोई रस्सी रस्सी से बांध के इधर वापस 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये बॉक्स क्या रहेगा, ये बॉक्स रहेगा स्थिर रहेगा। इसी को हम संतुलित बल कहते हैं, पढ़ा था हमने संतुलित बल। यदि इस फोर्स को दो व्यक्ति खींच रहे हैं और बराबर फोर्स से अपोजिट खींच रहे हैं, तो ये बॉक्स कभी भी इधर न तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ऐसे ही क्या है कि सैटेलाइट में अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल, अगर केवल अंदर की ओर लगता तो ये पृथ्वी में गिर जाता, लेकिन हमको पता लगा कि कोई ना कोई तो बल है, कुछ बल तो है जो इस अभिकेंद्रीय बल को संतुलित कर रहा है। इसका मतलब हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पर अपकेंद्रीय बल मान लिया। ठीक है बच्चों, तो ये स्यूडो फोर्सेज है, इसको हम मान रहे हैं, इसका मतलब है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं। ये हमको दिख नहीं रहा, ये फोर्सेज हमको नहीं दिख रहा, ठीक है ना। ये फोर्स तो हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, अज्यूम करना पड़ेगा अज्यूम। क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर ये बॉक्स स्थिर है तो इसका मतलब इधर फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट में भी फोर्स लग रहा होगा, तभी ये बॉक्स स्थिर है। हमको पता है कि अभिकेंद्रीय बल तो हमको पता है, लेकिन हमको अपकेंद्रीय बल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई तो फोर्स है जो अपोजिट लग रहा है, तभी ये वस्तु स्थिर है। वरना क्या होता है, ये सैटेलाइट पृथ्वी के अंदर गिर जाता। सेम कंडीशन है पत्थर की ओर, पत्थर भी अपन घुमा रहे हैं तो पत्थर अपनी ओर क्यों नहीं आता, क्योंकि अपकेंद्रीय बल भी लग रहा है, अपकेंद्रीय बल भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने को समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो गया, इसके उदाहरण देखो एक बार। जहां पर भी ऐसा आ जाए जो बाहर की ओर जा रहा है, देखो जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रीय बल की। देखा होगा वॉशिंग मशीन में जब है तो कपड़े बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है। इस वॉशिंग मशीन में जैसे घूमता है, उसमें जब जब रोटेटर लगा होता है उसमें, तो सर्कुलर मोशन होता है कपड़ों का, तो वहां पर कपड़े एकदम, वहां पर जो वॉल होती है उसकी वॉशिंग मशीन की, उसकी ओर चिपके रहते हैं। तो वॉशिंग मशीन भी क्या है, किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का। ध्यान रखना, पहला एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। दूसरा ध्यान रख लेना कि आपने देखा होगा कि जैसे बटन निकालते हैं, है ना, बटर आपने देखा होगा इसमें, या क्रीम निकालते हैं दूध से, तो दूध से क्रीम निकालते हैं तब भी क्या है, दूध को सर्कुलर मोशन करवाते हैं, ठीक है ना। दूध से बटर या क्रीम निकालना, तो ये भी ध्यान रखना, दूध से क्रीम निकालना, क्रीम निकाल, तो यहाँ पर भी क्या सर्कुलर मोशन होता है दूध का, तो यहाँ पर भी कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल है जहाँ पर आपने देखा होगा दूध से क्रीम निकालना हो गया, वॉशिंग मशीन है, तो ये सारे सारे अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अपकेंद्रीय बल देखा, और अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल हमेशा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ध्यान रखना, ये भी मैंने ऊपर बता चुका हूँ। और अपकेंद्रीय बल क्या है, स्यूडो फोर्सेज है, छद्म बल है, क्योंकि ये अपन मान रहे हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों फोर्स बराबर लगते हैं तो उसको बोलते हैं संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स का उदाहरण है ये बैलेंस्ड फोर्स। अगर आपको बोल दे कि अभिकेंद्रीय त्वरण किधर होगा, तो देखो मैंने ऊपर बताया आपको, अभिकेंद्रीय, देखो ये क्या हो गया, अभिकेंद्रीय त्वरण। अगर आपको बोले कि अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा किधर होगी, तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लेना चाहिए हमेशा केंद्र की ओर। जिधर अभिकेंद्रीय बल लगेगा उधर ही अभिकेंद्रीय त्वरण लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, v² बाई आर।
और ये मैंने पूरा फॉर्मूला बताया। तो ध्यान रखना बच्चों, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैं पहले भी आपको इसमें कल हमने गुरुत्वाकर्षण बल का देखा, उससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा, और उससे पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स देखा। ठीक है बच्चों, और उससे पहले हमने जितने भी यहाँ पर हो सकते हैं एग्जाम्पल इसके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने सारे यहाँ पर देख चुके हैं। और आज एक छोटा सा टॉपिक बच गया, तो आज हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा कार्य का, वर्क। कार्य क्या होता है, नेगेटिव वर्क भी होता है, पॉजिटिव वर्क भी होता है, और इससे फोर्स और वर्क को हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्जाम में वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। और फोर्स से रिलेटेड जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, अभी तक 8 लेक्चर अपलोड कर दिए और ये 9वां लेक्चर है, तो ये सारे जरूर देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्पल मैंने बता रखे हैं, और ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वर्क में, कार्य में। थैंक यू वेरी मच।